Dear students, BSc पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले वीडियो से आगे हमने पिछले वीडियो में देखा था CFT के अनुसार किस प्रकार से आंतरिक कक्षक संकुल बनते हैं। आज इस वीडियो में हम या इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं। बाह्य कक्षक संकुल बनने के लिए बाह्यतम कोश के जो d ऑर्बिटल्स हैं उनका अधिक उपयोग होता है। एक इसका एग्जाम्पल है COF6 यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स है या ये जो संकुल है वो बाह्य कक्षक संकुल है। इसमें sp3d2 संकरण होता है जिसमें 2d कक्षक 4d से काम आते हैं तथा डेल जीरो का मान या CFC या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान पाई एनर्जी या पेयरिंग एनर्जी जिसको हम कहेंगे इससे कम होता है, अर्थात T2G और EG के बीच की जो स्प्लिटिंग होती है, जो विपाटन होता है वो कम होता है। इन्हें हम बाह्य कक्षक संकुल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण कॉम्प्लेक्स या आयनिक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल के नाम से भी जानते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है और इलेक्ट्रॉनों का लिगेंड द्वारा किस तरह से वितरण को प्रभावित किया जाता है इसको हम देखते हैं। COF6 में CO जो है हमारा केंद्रीय धातु है और केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें आद्य अवस्था में तो CO27 ये आर्गन 3d7 4s2 होता है, लेकिन जैसे ही CO3+ बनता है तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकालते हैं वो बाह्यतम कोश 4s से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d7 में से। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 3d6 और 4s0। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जब हम भरते हैं इनमें तो शुरू में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से पहले। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से पहले ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं सभी संभ्रंश जो डी कक्षक हैं उनमें रहेंगे, लेकिन जैसे ही लिगेंड्स मेटल आयन की ओर अप्रोच करते हैं तो ये 5 जो डी संभ्रंश कक्षक हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे, T2G और EG में। EG की एनर्जी बेरी सेंटर से अधिक हो जाएगी जबकि T2G की एनर्जी कम हो जाएगी। अभी भी इनके बीच में जो है एनर्जी गैप है वो डेल ऑक्टाहेड्रल होता है। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरना है और उसके बाद में पेयरिंग शुरू करनी है। जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड यदि कोई होता है तो पेयरिंग जो है जब तक T2G पूरा नहीं भरा जाता है EG में इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सभी जो ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, 3 T2G के और 1 EG में एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। उसके बाद में छठा इलेक्ट्रॉन जो है T2G के DXY में चला जाएगा। तो इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपने यहाँ पे दिखाया है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, देखिए T2G4 EG2। ये देखिए बिल्कुल T2G4 और EG2। ऐसा क्यों हुआ? दुर्बल लिगेंड होने के कारण। इसमें sp3d2 संकरण होता है जिसमें रिक्त 4s 4p के 3 कक्षक तथा 4d के 2 कक्षक भाग लेते हैं और 6 संकृत sp3d2 कक्षक बनाते हैं। ये जो संकुल बना है COF6 संकुल जो बना है ये संकुल कैसे बनेगा या इसकी क्रियाविधि, या हम यूँ समझ लें कि संकुल के बनने में के पीछे क्या एक तरह से सिद्धांत है या थ्योरी क्या है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। उक्त जो संकुल है CFT के अनुसार जब इसमें 6 फ्लोराइड दुर्बल लिगेंड्स जो हैं CO3+ की ओर अग्रसर होते हैं तो उस समय EG कक्षकों की पालियाँ जो कि अक्षों पर स्थित होती हैं लिगेंड के रास्ते में आ जाती हैं जिससे प्रतिकर्षण होता है और EG कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। संभ्रंश कक्षकों की तुलना में इनकी एनर्जी अधिक हो जाएगी तथा T2G कक्षकों की पालियाँ वो अक्षों के मध्य होने के कारण, यहाँ देखिए अक्षों के मध्य होने के कारण क्या होगा, लिगेंड का इनसे प्रतिकर्षण नहीं होता है या कम होता है, यूँ समझ लीजिए। T2G कक्षकों की ऊर्जा संभ्रंश कक्षकों से कम हो जाती है। प्रतिकर्षण के फलस्वरूप T2G और EG में जो गैप आता है उसको हम एनर्जी गैप डेल ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं। क्योंकि F जो है दुर्बल लिगेंड है अतः T2G और EG के बीच में विपाटन कम हो जाएगा।
अतः धातु आयन के 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G और Eg में भरे जाएंगे तो आबो सिद्धांत का पालन करते हुए भरे जाएंगे। सभी T2G और Eg कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात युग्मन की क्रिया शुरू होगी तथा धातु में अब विन्यास T2G4 Eg2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि धातु आयन में 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, अतः संकुल की प्रकृति जो है अनुचुंबकीय होगी। अगर n बराबर 4 हम ले लेते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण सूत्र है हमारे पास म्यू √n+2 बोहर मैग्नेटॉन होगा। n का मान जैसे ही हम 4 रखेंगे तो कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट हमें मिलेगा म्यू √24, जिसको हम म्यू 4.89 bm या बोहर मैग्नेटॉन भी लिखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फ्लोराइड आयन अपना एक लोन पेयर धातु के 4s 4pm 4d के 2 कक्षकों के संकरण से टोटल जो 6 संकरित कक्षक बनते हैं sp3d2 में अपना एक एक लोन पेयर दे देता है। इस प्रकार 6 sp3d2 संकरित कक्षकों में 6 फ्लोराइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपना एक एक लोन पेयर दे देते हैं और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग हो जाती है और संकुल का निर्माण हो जाएगा। यह संकुल बाह्य 4d कक्षकों के संकरण में शामिल होने के कारण बाह्य कक्षक संकुल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यहाँ पर एक टेबल देखिए, टेबल जो आप देख रहे हैं इस टेबल में हमें जो है हमें दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखाए गए हैं। D1 से D10 तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर प्रबल लिगेंड होगा तो उस स्थिति में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और यही लिगेंड अगर हमारा दुर्बल होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। यदि हम D1, D2, D3 के कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो चाहे हमारा लिगेंड प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, दोनों ही स्थितियों में हमारा कॉन्फ़िगरेशन समान रहेगा। यही स्थिति हम यदि D8, D9 और D10 के लिए देखना चाहें, D8, D9 और D10 के लिए देखना चाहें तो भी यह दोनों स्थितियों में चाहे प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, दोनों ही स्थितियों में जो है कॉन्फ़िगरेशन समान रहेगा। यानी कहने का मतलब है D1 से D10 तक यदि हम जाएंगे तो शुरू के 3 और अंतिम 3 जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेंगे, लेकिन D4, D5, D6 और D7 के कॉन्फ़िगरेशन आने वाले लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करेंगे, लिगेंड की स्ट्रेंथ पर निर्भर करेंगे। अगर प्रबल लिगेंड आ रहा है तो D4 होने पर कॉन्फ़िगरेशन हमारा T2G4 Eg0 हो जाएगा। यही कॉन्फ़िगरेशन अगर आने वाला हमारा लिगेंड जो है दुर्बल लिगेंड है तो उस स्थिति में कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg1 हो जाएगा। अगर हम बात D5 की करें तो D5 में T2G स्ट्रॉन्ग लिगेंड या प्रबल लिगेंड की प्रेजेंस में T2G5 और Eg0 होगा, लेकिन यही अगर वीक लिगेंड है तो T2G3 Eg2 होगा। यदि हम D6 की बात करें प्रबल लिगेंड होने पर ये T2G6 और Eg0 होगा, जबकि दुर्बल लिगेंड की हम बात करें तो Eg2 और T2G4 होगा। हम D7 की बात करते हैं, प्रबल लिगेंड होने पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा T2G6 और Eg1, जबकि दुर्बल लिगेंड होने पर यह T2G5 और Eg2 होगा। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में हम देखते हैं अष्टफलकीय संकुल के D1 से D10 तक विन्यास के लिए हम CFSE की गणना करते हैं। शुरू में हमने फॉर्मूला लिखा था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बराबर होता है -0.4x प्लस 0.6 इंटू वाई, दोनों तरफ ब्रेकेट, देन डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस a इंटू पाई। इस फॉर्मूले को अपन फिर से समझते हैं। T2G में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमने नाम दिया है x, उनको हमें 0.4 से गुणा करना है और माइनस का साइन रखना है, जबकि Eg में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमें 0.6 से गुणा करना है और दोनों का टोटल करने के पश्चात रिजल्ट चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में है उसके सामने हमें डेल ऑक्टाहेड्रल लिखना है, प्लस हमें साथ में जो एनर्जी ऐड करनी है दैट इज a इंटू पाई। यहाँ पर a क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बन गए हैं उनकी संख्या है, तो a क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स।
अब D1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन दोनों D1, D2, D3 दोनों ही स्थितियों में, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। और इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में हम देखते हैं T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है और EG में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और EG की वैल्यू 0 हो गई। तो अब देखेंगे हम इनको कैलकुलेट करके, 1 को -0.4 से मल्टीप्लाई किया तो -0.4 + 0 डेल ऑक्टाहेड्रल और -0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल। ए पाई में जो है यहाँ पर कोई भी ए की वैल्यू 0 है, अतः 0 × पाई = 0 हो जाएगा। अभी D2 की बात करेंगे तो -0.4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बाकी रिजल्ट नहीं आ पाए, बाकी रिजल्ट 0.6 × 0 रहेगा, तो ये आ जाएगा -0.8 डेल ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है, 0। D3 के लिए अगर हम चलते हैं तो -0.4 को x की वैल्यू 3 रख दीजिए, अभी भी y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हमारा रिजल्ट आएगा -1.2 डेल ऑक्टाहेड्रल। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन D4 होता है तो हम आने वाला लिगेंड अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन T2G4 और EG 0 हो जाएगा। इस स्थिति में -0.4 × x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो रिजल्ट आएगा -1.6 डेल ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1 पाई इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर वीक लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3EG1, और यहाँ पे कपलिंग नहीं होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान, x का मान 3 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, तो रिजल्ट हमारा आएगा -0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर भी जो है n ए पाई में से a की वैल्यू जो है 0 है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। अब अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग अगर लिगेंड है या प्रबल लिगेंड अगर उपस्थित है तो उस स्थिति में ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा, देखिए कितना हुआ कॉन्फ़िगरेशन, T2G5EG0, और CFSC की वैल्यू में x का मान 5 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो वी विल गेट द रिजल्ट -2.0 डेल ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह से वीक लिगेंड अगर हम लेते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3EG2, और यहाँ पे CFSC की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि -0.4 × 3 + 0.6 × 2, तो दोनों के रिजल्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में आएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। D6 में T2G6 और EG रहेगा, CFSC की वैल्यू आ जाएगी -2.4 डेल ऑक्टाहेड्रल + 3 पाई, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर वीक लिगेंड होता है तो T2G4EG 1 पाई जो है हमें एडिशन के रूप में मिलेगा, और CFSC की वैल्यू -0.4 देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये आप कैलकुलेट करके भी इसको देख सकते हैं। अगर हम D7 की बात करते हैं तो D7 में T2G6EG1 हो जाएगा, CFSC की वैल्यू -1.8 डेल ऑक्टाहेड्रल 3 पाई, और वीक लिगेंड होने की स्थिति में ये -8 डेल ऑक्टाहेड्रल + 2 पाई रिजल्ट आएगा। सिमिलर अगर हम ये कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे तो D8 के लिए रिजल्ट दोनों स्थितियों में समान रहेगा, D9 का रिजल्ट भी समान रहेगा और D10 का रिजल्ट भी समान रहेगा। इस प्रकार से हम D1 से लेकर के D10 तक की CFC निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक जनरल रिजल्ट पे अगर हम ध्यान दें या एक रिजल्ट हम यहाँ पे देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि D1, D2, D3 विन्यास होने पर चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, दोनों ही स्थितियों में CFSC के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यही स्थिति D8, D9 और D10 होगी तो भी CFSC का मान समान होगा। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन D4, D5, D6 और D7 है तो CFSC का मान लिगेंड की सामर्थ्य या स्ट्रेंथ या वो प्रबल लिगेंड है या वीक लिगेंड है उसके ऊपर निर्भर करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पेयरिंग कर देगा, वीक लिगेंड है पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो उस आधार पर जो है CFSC की वैल्यू